नमस्कार। हम लोक प्रशासन में वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की चर्चा करेंगे आज। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा थोड़ा इसका पृष्ठभूमि बताऊं कि ये सब है क्या। देखिए, क्रांतियों की शब्दावलियों की सबकी जो शुरुआत होती है ना, वो पुनर्जागरण के बाद होती है। पुनर्जागरण के बाद वैश्विक लेवल में विभिन्न क्षेत्रों में बड़े व्यापक परिवर्तन हुए, जिनको हम क्रांतियां कहते हैं। ऐसी ही एक व्यापक क्रांति हुई थी जिसको हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। ये पुनर्जागरण का एक परिणाम तो ये निकला था, धर्म सुधार आंदोलन। और धर्म सुधार आंदोलन के बाद जो अगली क्रांति हुई वो हुई औद्योगिक क्रांति, जिसको अपन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इस औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पादन के क्षेत्र में एक और बड़ी क्रांति हुई जिसको हम प्रबंधन क्रांति बोलते हैं। मैनेजमेंट की क्रांति, मैनेजमेंट की रिवॉल्यूशन। क्योंकि हम इस विषय से अछूते हैं, इसलिए इस क्रांति का हमने कभी क्या नहीं सुना। वर्तमान में हम कौन से युग में जी रहे हैं? सूचना क्रांति के युग में जी रहे हैं, जब सूचनाओं का विस्फोट हो रखा है, इंटरनेट आ रखा है, चैट जीपीटी आ रखी है, और वो व्यक्ति एडवांस है जिसके पास सूचनाएं ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा डाटा है, वो औरों से एडवांस है। हम तो चर्चा कर रहे हैं प्रबंधन क्रांति की। देखिए, ये क्रांति हो चुकी थी उत्पादन, ये औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति तो 18वीं सदी में शुरू हुई, 19वीं शताब्दी में तो चरम पे पहुंच गई थी, 20वीं में और ज्यादा चरम पे पहुंच गई थी। 20वीं सदी तक आते आते और वो लोग ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे जो उद्योगों में काम किया करते थे। फोर्डवाद आ गया था, ये सारी चीजें आ गई थी। लेकिन अभी भी उद्योगों में एक छटपटाहट थी कि हम कम से कम लागत पे अधिक से अधिक उत्पादन कैसे कर पाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा पाए। हम अठन्नी लगाएं और रुपया कमाएं। ये तभी हो सकता था जब आप उत्पादन क्या करो, ज्यादा करो। ज्यादा उत्पादन होगा तो लाभ ज्यादा होगा। अभी होगा कैसे? तो ये तभी हो सकता है जब आप कहां क्रांति करो, मैनेजमेंट में। किसी भी संस्थान को अगर आप अप लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो उस सुधार की जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति होता है वो कौन होता है? उसका प्रबंधक होता है। तो अगर हम प्रबंधन में सुधार कर देंगे तो उद्योगों में अपने आप ही उत्पादन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर एक बैंक का मैनेजर अच्छा हो जाए और वो साइंटिफिक तरीके से काम करने लगे तो अपने आप ही बैंक का काम क्या होगा? बढ़ जाएगा। अपने आप ही बैंक ग्रोथ करने लगेगा और अपने आप उसकी लागत घटने लगेगी और लाभ बढ़ने लगेगा। तो ऐसे में फिर इस औद्योगिक क्रांति का जो अगला चरण आया वो कौन सा था? प्रबंधन क्रांति, मैनेजमेंट रिवॉल्यूशन था। अब इस मैनेजमेंट रिवॉल्यूशन में किया क्या जाता है? जैसे अपन इस शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो यहां मैनेजमेंट रिवॉल्यूशन क्या हो सकता है? यानी यहाँ का मैनेजर क्या काम करेगा? यहाँ का मैनेजर ये काम करेगा कि सबसे पहले इस कोचिंग की या इस शिक्षण संस्थान की लागत घटाई कैसे जाए, एक काम ये करेगा। दूसरा ये है कि ये जो मानवीय संसाधन यहाँ उपयोग में आ रहे हैं, इनसे से ज्यादा काम कैसे करवाया जाए ताकि अधिकतम कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग काम कर पाए। और ये है कि कौन से विशेषज्ञ से क्या काम करवाया जाए। तो ये क्या करेगा? यहाँ लागत घटाएगा। लागत घटाएगा तो ये एक आदमी रखेगा, फालतू लाइटें कहाँ जल रही है, पानी कहाँ लीक हो रहा है, कहाँ पैसा एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है,
एक तो इस पे काम करेगा, दूसरा वो मानवीय संसाधनों पे काम करेगा कि जो व्यक्ति आ रहे हैं क्या वो अधिकतम कार्य क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो कम से कम घंटों में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, क्या यहाँ आने वाले बच्चे हैं वो संतुष्ट हैं क्या, ताकि वो संतुष्ट होंगे तो और ज्यादा प्रचार करें चीजों को, और ज्यादा खरीदेंगे। तो ऐसे होती है मैनेजमेंट की रिवॉल्यूशन, जब लागत घटाई जाती है, मानवीय और भौतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग किया जाता है ताकि लागत कम से कम हो और लाभ अधिक से अधिक हो। काम करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है काम करने का आड़ू तरीका, जिसमें हम कभी जोड़ घटाव नहीं करते कि लगा कितना है और वापिस है कितना आया है। किसान कैसे काम करता है आप बताओ? किसान आड़ू तरीके से काम करता है। किसान कभी भी जोड़ घटाव नहीं करता कि मैंने बीज कितने का लाया, मैंने हल और उसका जो ट्रैक्टर का जो है उसका किराया कितना आया, उसका ब्याज कितना आया, और उसके बाद मैंने जो मजदूरी लगाई उसका खर्चा कितना आया, मैंने स्वयं में मजदूरी लगाई तो उसका, अगर मैं दूसरे के खेत में जाता तो मैं काम कितने रुपए का करता, मैं खुद के खेत में गया तो मैं कितने दिन गया, कितने घंटे गया, अगर मैं उसकी जगह आदमी रखता तो उसके पैसे कितने लगते, फिर जब मैंने कटाई करवाई तो उसका खर्चा क्या। अगर वो अपनी मजदूरी और अपने जो वो इनपुट्स डाले हैं और खेत में जितना और चीजें हैं उन सबको जोड़ घटाव करके और लास्ट में फिर उस हिसाब से क्या करे, वो काम करे, तो हम उसको कहते हैं कि अब वो साइंटिफिक खेती कर रहा है। तो खेती अपने संसाधन सुधार लेगा, लागत कम कर लेगा, कैसे हो सकती है वो, और उत्पादन ज्यादा कैसे हो सकता है, इसकी भी टेक्निक ढूंढेगा। तो इसको हम कहेंगे अब खेती किस तरीके से होने लगे, प्रबंध किस तरीके से होने लगे। तो खेतों में भी क्या आ सकते हैं, आपने देखा होगा बड़े खेतों में क्या रखे जाते हैं, मैनेजर रखे जाते हैं जो सुपरविजन करते हैं कि इस खेत का काम अच्छी तरह से कैसे हो। तो ये उद्योगों के संदर्भ में क्रांति हुई थी, या संगठन के क्षेत्र में क्रांति हुई थी, जिसको हम कौन सी क्रांति बोलते हैं, प्रबंधकीय क्रांति बोलते हैं। अब ये प्रबंधकीय क्रांति है, इसकी शुरुआत जहां से हुई थी वो कहां से हुई थी, यूएसए से, अमेरिका से हुई थी। और अमेरिका में सबसे पहले उद्योगों में उत्पादन में सुधार करने के लिए, मानवीय और जो उसके ऊपर के लोग सुपरवाइजर है उनके संबंधों में सुधार करने के लिए, मजदूर और मालिक के संबंधों में सुधार करने के लिए, लागत को कम करने के लिए, नई नई उत्पादन की टेक्निक्स लाने के लिए जो क्रांति हुई थी उसको हम प्रबंधकीय क्रांति बोलते हैं। उसका सही नाम है कि अब आप आड़ू तरीके से नहीं काम करो, बल्कि किस तरीके से काम करो, वैज्ञानिक तरीके से काम करो। ये सब क्रांति हुई। अब ये क्रांतियां हो क्यों रही है, ये सब क्यों हो रहा था, ये सारा काम ये इसलिए हो रहा था कि एक व्यक्ति ने बड़ी नई शुरुआत कर दी थी जिसका नाम था अगस्ट कोम्टे। आपने नाम सुना होगा, अगस्ट कोम्टे। आपने कहा इसका नाम सुना है बताओ? प्रत्यक्षवाद में नाम सुना है, ये सोशियोलॉजी का फादर है, जिसको हम समाज शास्त्र या समाज विज्ञान बोलते हैं, उसका पिता है। इस व्यक्ति ने ये कहा कि ये जो हम समाज का जो अध्ययन कर रहे हैं, हम समाज का रूढ़िगत अध्ययन कर रहे हैं, हम समाज का मूल्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं, हम समाज का परंपरागत अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन है, ये समाज में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, बल्कि हमें स्वच्छ समाज का कैसा अध्ययन करना चाहिए, हमें समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए, हमें समाज का आनुभाविक अध्ययन करना चाहिए, हमें समाज का तथ्यात्मक अध्ययन करना चाहिए कि तथ्य क्या बोल रहे हैं। आप कल्पना ही मत घुसाओ उनमें। आप जब भी समाज का अध्ययन करते हैं, रीति रिवाजों को देखते हैं, लोगों के आपसी संबंधों को देखते हैं, परिवार के संबंधों को देखते हैं, बेटे बेटी के संबंधों को देखते हैं, जातियों को देखते हैं, लोगों का स्टेटस देखते हैं, ऊंचे नीचे क्यों है लोग समाज के अंदर, तो आप कहते हैं ये सब प्रकृति की देन है, ये ईश्वर की देन है। तो शुरुआत में आप ये कहा करते थे कि ये सब भगवान की देन है, परिवार उसने बनाए हैं, ऊंच नीच से उसने बनाई है, छोटे बड़े उसने बनाए हैं, किसी की गरिमा कम है किसी की ज्यादा है, ये हायरार्किकल सोसाइटी उसने बनाई है, और ये स्टेटस सिंबल है, ये सारे उसने बनाए हैं, व्यक्ति की देन है नहीं है। तब आप धर्म को मानते थे। फिर ना आदमी सियाना हो गया तो थियोलॉजी के लिए उससे मना कर दिया कि ये तो नहीं होता। फिर आदमी ने कुछ से कल्पनाएं और तर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तविक ज्ञान का विकास तब होता है जब किसी भी चीज में क्या घुसता है, विज्ञान होता है। तो अगर हम समाज के संदर्भ में अनुभव, तथ्यात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन करें ना, तो समाज संचालन के निश्चित नियम खोज सकते हैं और उस निश्चित नियमों के अनुसार पूरे समाज का गठन है
कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अब आदमी ऐसे चलेगा, आगामी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि अब आदमी ऐसे करेगा, क्रांति करेगा, परिवार टूट जाएंगे, परिवार न्यूक्लियर हो जाएंगे। तो एक अपन ना परिवार का दो तरीके से अध्ययन करते हैं। एक हम परिवार का धार्मिक टाइप अध्ययन करते हैं, रूढ़िवादी सा अध्ययन करते हैं कि परिवार क्या है, कैसे बने हैं, कि परिवार ऐसे ऐसे करके और औरत पुरुष की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बने थे। एक आदम था, एक हव्वा था, ईश्वर ने उन दोनों ने पाप किया था तो उनको कहाँ फेंक दिया था? धरती पे। फिर वो दोनों मिले और उन्होंने क्या बनाया? एक परिवार बनाया। ऐसा सा अध्ययन कर रहे हैं हम। फिर ये आगे रहते क्यों है साथ है? कि ये जातीय दबाव की वजह से, फलानी वजह से ये साथ रहते हैं। अब आप उनका ना व्यवहारिक अध्ययन करो कि ये परिवार जो बने थे ना, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बने थे और शिकार की पूर्ति के लिए बने थे, ताकि दो मिल जाएंगे तो शिकार क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आसान हो जाएगा। परिवार बढ़ा लेंगे तो शिकार और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये व्यवहारिक अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है। फिर आगे क्या होगा कि जैसे जैसे फिर आवश्यकताएं कम होती गई, परिवारों का आकार क्या होता गया? छोटा होता गया। तो क्या अब आप परिवारों का भविष्य बताओ? तो क्या परिवार रूढ़ियों और परंपराओं को नहीं मानते हैं? धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार होगा, परिवार क्या होंगे, औरतों की शिक्षा बढ़ेगी, तो पुरुषवादी समाज है उसके ऊपर चोट पहुंचेगी, तो परिवार यूनिट की बजाय न्यूक्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल क्या हो जाएंगे? वो एकल परिवार हो जाएंगे, जहां माँ बाप को अपने बेटे बेटे वो साथ नहीं रखेंगे, बल्कि छोटे छोटे परिवार हो जाएंगे। तो और परिवारों में तलाक की दर ये सब बढ़ जाएगी। ये हम कैसा अध्ययन कर रहे हैं? वैज्ञानिक, अनुभविक। और कैसा अध्ययन करें? हम भविष्यवाणी कर सकते हैं भविष्य के परिवार कैसे होंगे। तो क्या आप इनका रूढ़िगत पुराना वैसा काल्पनिक सा और आदर्शवादी अध्ययन मत करो, बल्कि अध्ययन करो वैज्ञानिक, अनुभविक और तथ्यात्मक। फिर इसी से हमने राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन कैसा शुरू कर दिया? ऐसा अध्ययन हम पहले चर्चा करते थे। स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, धर्म क्या है, राजनीति धर्म का संबंध क्या है, ऐसी चर्चाएं किया करते थे। फिर जैसे ही वैज्ञानिक क्रांति हुई, व्यवहारवाद आया, तब हम करने लगे कि एक व्यक्ति है वो व्यवहार कैसे करता है। एक व्यक्ति को क्या आर्थिक मुद्दे प्रभावित करते हैं क्या? क्या उसको वैज्ञानिक मुद्दे प्रभावित करते हैं क्या? क्या उसको धर्म प्रभावित करता है क्या? क्या जातियां प्रभावित करती है क्या? उसके बाद हम इनको, न्याय को, स्वतंत्रता को, समानता को, इन सब को छोड़ दिया और हम किसकी चर्चा करने लगे? मानव की, व्यवहार की। और ये व्यवहार प्रभावित कहाँ से होता है? एक तो व्यक्ति के मनोविज्ञान से होता है, दूसरे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से होता है, फिर व्यक्ति की किस स्थिति से होता है? सामाजिक स्थिति से होता है। तो जिसको हम बोलते हैं कि ये पर्यावरण से प्रभाव पड़ता है। अब आप बताओ, आप कह रहे हैं कि न्याय क्या है? आप न्याय का अध्ययन कर रहे हैं कि न्याय है ना एक बहुत ही अच्छी चीज है। हर एक देश में न्याय होना चाहिए। हर एक देश में स्त्रियां अगर पुरुषों के बराबर होगी, उनको भी शिक्षा की और सारे अधिकार मिलेंगे, तो हम कहेंगे उस समाज में क्या है? न्याय है। फिर आप न्याय को थोप रहे हैं कि न्याय वो है जिसमें ना अगड़े पिछड़े का कोई भेद नहीं होता, जहां दलित अपनी गरिमा को ऊपर बढ़ा लेंगे और वो अगड़ों के बराबर आ जाएंगे। तो ऐसे न्यायी समाज में श्रेणीकरण नहीं होता, भेदभाव और ऊंच नीच नहीं होती। ये कैसा अध्ययन है? ये तो आदर्शवादी अध्ययन है, ये तो काल्पनिक सा अध्ययन है, यूटोपियन अध्ययन है। जबकि हमें पता है कि हमारे समाज हैं वो कैसे समाज है? रूढ़िगत समाज है। यहाँ न्याय, अगर आपको इनको समझना है इन समाजों को, तो आपको मानना पड़ेगा तो ये तो यहाँ की स्थायी चीजें हैं। तब आप मानव का व्यवहार देखेंगे कि मानव का व्यवहार कैसा है। भारतीय समाज में आप कह रहे हैं कि न्याय तब आएगा जब महिलाएं क्या हो जाएगी? बराबर। क्या व्यवहार में ऐसा मानते कि नहीं? यहाँ के कहते हैं समाज तो तब आगे बढ़ेगा जब महिलाएं द्वितीय श्रेणी की होगी और पुरुष प्रथम श्रेणी का होगा। तो ये क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों का मनोविज्ञान ही ऐसा है। आप जो मैंने अभी अच्छी अच्छी सी बातें बताई, आदर्शवादी बातें, न्याय में स्त्री पुरुष समानता होती है, न्याय में धार्मिक समानता होती है, न्याय में जातीय समानता होती है, अफगानिस्तान में लागू हो जाएगा क्या? नहीं होगा। भारत में क्या धार्मिक समानता, जातीय समानता लागू हो जाएगी क्या? नहीं है। तो आप हर एक देश का वातावरण अलग है, वो वैसा क्यों है आप इसका अध्ययन कर सकते हो। आप उस पर आदर्श मत थोपो कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हर एक देश वैसा नहीं कर सकता। अब आप कह रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं, उदारवादी क्या कह रहे हैं कि आदमी का स्वभाव होता है वो व्यक्तिगत होता है, हर एक आदमी न्यूक्लियर होता है। ये जो समाज है ये अणुवादी है। तो हम कहते हैं इंडिविजुअलिज्म महत्वपूर्ण होता है, हर एक व्यक्ति विवेकशील होता है, जिसलिए वही काम करेगा जो उसकी इच्छा होगी।
तो सारे संसार को अगर सुखी रहना है तो उसका व्यवहार निश्चित होना चाहिए। हर एक सरकार, हर एक राज्य एक ही तरीके से काम करेगा कि व्यक्ति को विवेकशील मानते हुए कैसे समाजों का निर्माण करेगा, और हर एक व्यक्ति को खुला छोड़ देगा। अब उसने तो कह दिया, लेकिन क्या ये सभी जगह लागू हो सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल बात है? क्या ये प्रैक्टिकल बात है? नहीं है। एशियन समाज ऐसे समाज नहीं है। एशियन समाज में इंडिविजुअलिटी है ही नहीं। एशियन समाज तो समूह से बनते हैं, जहां पहला समूह होता है परिवार। एक आदमी के लिए परिवार पहले है और व्यक्ति बाद में। एक बाप है, उसकी इंडिविजुअल कोई यूनिटी नहीं होती, उसकी पहचान उसके पत्नी, उसके बच्चों से, उसके माँ बाप से मानी जाती है। एक औरत भी आजाद नहीं होती, उस औरत के ऊपर कितना एक समूह पूरा काम करे, उसके माँ बाप भाई बहन, उससे उसकी पहचान बनती है। और आप कह रहे हैं कि कैसी पहचान बना दो, अणुवादी पहचान। तो ये वेस्टर्न सोसाइटी में तो लागू हो सकती है, लेकिन भारतीय सोसाइटी में लागू तो ऐसे सार्वभौमिक नियम नहीं बना सकते। हर एक जगह के व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, अलग होता है। पहले उस व्यवहार को समझो, फिर नियम बनाओ। पहले नियम बनाने की जरूरत है नहीं है। जो परंपरावादी वो पहले ही क्या बना देते हैं, नियम, और उनको नियमों को सब जगह थोपने की कोशिश करते हैं। व्यवहारवादी कहते हैं हर एक देश के लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है, पहले उसको समझो, आप इसका अनुभव करो, उसके बारे में तथ्य इकट्ठे करो कि आदमी चाहता क्या है। तो देखिए आप, जैसे ही ये आया ना, व्यवहारवाद आया, तो फिर है ना परंपरावाद पूरा ही गायब हो गया, ये मूल्य गायब हो गए, स्वतंत्रता समानता इन सब की हमने चर्चा ही छोड़ दी। हम तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं, हम भविष्यवाणियां कर रहे हैं, अगली बार वोट किसको देंगे, अगली बार सरकार किसकी बनेगी, ऐसी चर्चाएं करें। किस देश में सैनिक तानाशाही आएगी, किस देश में तानाशाही आ जाएगी, किस देश के अंदर धर्मवाद फैल जाएगा, ऐसी घोषणाएं होती है। तो कुल मिला के अगस्ट कोम्टे ने इसकी शुरुआत कर दी थी। तो ये सोशियोलॉजी से फिर बाद में कौन सी में और आ गया, प्रबंधन में और आ गया, मैनेजमेंट में और घुस गया ये। तो मैनेजमेंट के अंदर जब हम वैज्ञानिक, अनुभविक और तथ्यात्मक चीजों का प्रयोग करते हैं, तब हम कहते हैं वो कौन सी क्रांति है, प्रबंधन क्रांति है। यानी प्रबंधन में जब आप वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब हम कह रहे हैं प्रबंधक क्रांति है। अब आप देखिए ये कौन सा वैज्ञानिक तकनीकें हैं, आप नीचे जाके देखो। वो क्या करते हैं, सुबह एक शेड्यूल बनाते हैं कि कौन सी कक्षा कितने बजे लगेगी, उसकी बैठक कहाँ होगी, वो कितने घंटे तक चलेगी, उसके पानी की व्यवस्था क्या है, बैठने की व्यवस्था क्या है, और कौन कौन से शिक्षक है जो पढ़ाने वाले हैं। सुबह ही वो चार्ट बना देते हैं, चार्ट बना के हर एक शिक्षक को भेज देते हैं कि आपकी क्लास इतने बजे है, फलाने कमरे में है, और इतने बजे से इतने बजे तक आपकी क्लास चलेगी, फिर इस कमरे में आप जाओगे, ये क्लास लोगे। बच्चों को भेज देते हैं कि आपकी क्लास इतने बजे से इतने बजे तक इस सब्जेक्ट की इस कमरे में होगी। अब आप भटकते हैं, नए शिक्षक भटकता, शिक्षक आता है अपना काम करता है, उसको उन्होंने पहले क्या बना दिया, एक चार्ट बना दिया। वरना क्या करो, साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं करो तो क्या होगा, पहले शिक्षक आएंगे, लाइन में लगेंगे, हाँ जी क्लास किसी लेनी है मैं, और यार थार तो भूल ही गया थालो डिसाइड करा भी टाबरो थे के बड़ी शो आज तो मैं तो की कौन पढ़ा गुरु जी फिर जाओ, आज तो कोई की कौन पढ़े टाबर। फिर 6 महीने बाद बच्चे तो रोज ही कहते हैं हम तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, 6 महीने बाद पेपर आ गया, गुरु जी पढ़ा दो मान थे, अब क्या पढ़ा था, तो पेपर है गया, अब थे जाओ मैं भी कौन पढ़ाऊं। अब हो क्या रहा है, मतलब आप जब एकदम फिर बच्चे गए हमारी क्लास है, और यार क्लास तो डिसाइड नहीं हुई अब तक, तो वो थोड़ा आड़ू तरीका। उससे पहले आपने देखा ये साइंटिफिक तरीके से कैसे क्लास लगेगी, कैसे क्लास मैनेज होगी, कितने दिन में सिलेबस होगा, कब नया बैच आएगा, कब पुराना बैच था, इन सबको ना सिस्टमेटिक ढंग से ये सारा करते हैं। तब हम कहते हैं कि ये कौन सी क्रांति है। इसमें फिर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं, व्यवस्थाओं को सुधारते हैं। चलो एक प्रबंधकीय तकनीक देखते हैं। पहले प्रबंधकीय तकनीक में उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जाती है, अधिकतम उत्पादन की कोशिश की जाती है। अब पहले एक आड़ू तरीका चलता था, एक गुरुजी आते थे, वो क्या करते थे, एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक चौक लेके आते थे वो, और चौक से पढ़ाया करते थे, और पीछे पीछे बच्चा बैठा था, गुरुजी कीड़ी सी के लिखे मन तो दिखे ही को नहीं। तो फिर कहते भी पीछे पीछे वाली खाली कर दो, किस कौन कौन से पढ़ लो, आगे आगे वाले तुम अगले घंटे पढ़ना। अब ऐसा नहीं होता, अब कौन से बोर्ड आ गए, डिजिटल बोर्ड है, आप कितने पीछे बैठे हो जाए, आपके आगे क्या लगा दिए जाते हैं, वो प्रोजेक्टर और डिस्प्ले करने के लिए और बड़ी चीजें लगा दी जाती। अब एक क्लास में आप कितने भी बच्चे पढ़ा के और अधिकतम उत्पादन है कर सकते हो। तो इसमें टेक्नोलॉजी तकनीकों का प्रयोग करके चीजों में सुधार किया जाता है, अधिकतम उत्पादन किया जाता है, हर एक काम को सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। तब हम कहते हैं वो कौन सी क्रांति हो गई है, प्रबंधकीय क्रांति हो गई है। अब दो तरीके, एक तो करनी कैसे कि अपने ना इसमें संस्थान में सुधार करना है, कैसे करो कि संस्थान में सुधार करना है तो आप क्या आज पूजा पाठ रख दोगे, जैसे जैसे पूजा होती जाएगी ईश्वर की कृपा होती जाएगी तो बच्चे आते जाएंगे, तो ईश्वरीय कृपा से बच्चों की संख्या
नहीं बढ़ती। बच्चों की संख्या बढ़ती है कि आपका मैनेजमेंट क्या हो, प्रॉपर हो। अब मैं छोटी सी बात बताऊं, यहाँ कई बार है ना, बच्चों की शिकायत सुनो, बच्चे क्या कहते हैं, किसी भी संस्थान में जाकर सुनो, बच्चों को क्या शिकायत होती है, मैनेजमेंट ढंग का नहीं है। अब इस बहन की क्या शिकायत है, ये शिकायत है। अगर मैनेजमेंट ढंग का होता तो इनके पास सूचनाएं क्या पहुंचती, प्रॉपर पहुंचती और टाइम से पहुंचती। तो इसका मतलब मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई कमी थी, वो सूचनाएं नहीं पहुंची, इसलिए उनको यहां से यहां आना पड़ा। अब इससे क्या हुआ, इनके जो संसाधन थे ना वो दोनों ही खराब गए। एक इनका आर्थिक संसाधन वो बर्बाद हुआ, दूसरा ये मानवीय संसाधन बर्बाद हुआ, क्योंकि इतने टाइम में 4-5-3 घंटे जो लगाई उसमें और कुछ भी पड़ सकती थी, दोनों में सुधार हो सकता था। तो दरअसल ये सारी जो हमें कमी नजर आती है वो सारी कमियां किसकी होती है, प्रबंधन की। क्योंकि मैं भी इसका पार्ट हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो बता रहा हूं प्रबंधन की गड़बड़ कहां होती है। आपकी जितनी भी शिकायतें होती है ना, वो किस वजह से पैदा होती है, किसकी वजह से, प्रबंधन की वजह से। तो इस प्रबंधन को सुधार लेना, अगर हम मैनेजमेंट को सुधार लें, हम कहते हैं बट ब्याह में तो गया, ब्याह में गया जो ना, बट मैनेजमेंट है ढंगो को नहीं होनी, सामान तो घणो ही हो, कोई बतानी हो को नहीं हो, कोई सामान भट्ठे पड़ियो है। हाँ बस मुद्दा ये है, शादियों में गड़बड़ क्यों होती है, पैसे की भी कमी नहीं होती, करने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन एक प्रॉपर मैनेजर की कमी होती है, इसलिए शादियां क्या होती है, बिगड़ जाती है। कोई भी चीज बिगड़ती क्यों है, मिस मैनेजमेंट की वजह से। तो इस मैनेजमेंट को अगर सही कर ले तो हम क्या कहते हैं, कौन सी क्रांति हो गई, प्रबंधकीय क्रांति। इस मैनेजमेंट को फिर सही करने के लिए, वैज्ञानिक अनुभव को तथ्यात्मक करने के लिए और इसको प्रत्यक्षवाद के ऊपर आधारित करने के लिए एक व्यक्ति ने काम शुरू किया कि जब सोशियोलॉजी जैसा विषय है जो समाज में व्यवहारों में परिवर्तन करता है, जब उसमें विज्ञान आ सकती है, तो फिर प्रबंधन में तो विज्ञान है आ ही पड़ी, तो इतना बड़ा वर्ग ही है ही नहीं चीज है। तो फिर एक व्यक्ति था, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। आप इतना याद रखो कि ये बड़ी बड़ी मानो 1800 के लास्ट में, 1800 कोई 80 के आसपास पैदा हुआ था, 1930 तक मान लो, एक एरिया से मान लो, आपको तो आइडिया लग जाए आपको ये कब था। हालांकि मेरे को एग्जैक्ट इसका नहीं पता कि इसकी वो डेट क्या थी, फ्रेडरिक विंसलो टेलर की। ये 1900 के पास था, यानी कौन सी सदी में आ गया है ये, 20वीं सदी जैसे शुरू हुई, इसके प्रयोग बाहर आना शुरू हो गए। ये अमेरिका का था, ये मैकेनिकली इंजीनियर था, और ये अमेरिका की एक कंपनी थी मिडवेल स्टील कंपनी, उसमें ये छोटे से लेवल से काम शुरू हुआ था। फिर ये ना कुछ मजदूरों का बॉस बना और फिर ऊपर जाके और टॉप मैनेजर बन गया। और हर एक फैक्ट्री वाला ये चाहता था, हर एक उद्योग वाला ये चाहता था कि विंस्लो टेलर किसके साथ काम करे, मेरे साथ। क्योंकि वो पहले देखता था गड़बड़ क्या हो रही है, उस गड़बड़ का सुधार कैसे हो सकता है, मजदूरों के साथ संबंध कैसे सुधारे जा सकते हैं, मालिकों में गड़बड़ क्या है, मजदूरों में गड़बड़ क्या है कहाँ गड़बड़, काम करने के तरीके में गड़बड़ या क्या है। फिर वो उसमें सुधार किया करता था, और देखते देखते उस फैक्ट्री का उत्पादन क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, कॉस्ट को कम कर देता था। वो कॉस्ट कम होते ही लाभ अपने आप ही क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो ये था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। और इसके लिए कहा जाता है कि ये वैज्ञानिक प्रबंध क्रांति का क्या था, जनक था। ये था पिता वैज्ञानिक प्रबंध क्रांति का, ये लेके आया था प्रबंध के अंदर वैज्ञानिक क्रांति, खुद इंजीनियर था ये। तो एक व्यक्ति है ब्रेंडिस, ये ब्रेंडिस बोला कि ये जो बातें कह रहा है कौन, टेलर, इसको हम वैज्ञानिक प्रबंध कह सकते हैं। तो टेलर के टेलरवाद को वैज्ञानिक प्रबंध किसने कहा, ब्रेंडिस ने कहा। इसको, इस वैज्ञानिक प्रबंध को हम एक नाम से और जानते हैं, वो क्या है, टेलरवाद है। बाद में हम देखेंगे कि टेलरवाद का तात्पर्य क्या है, हम दोनों इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट लास्ट में देखेंगे कि टेलरवाद होता क्या है। अच्छा, अब आप तो वेबेरियन स्टेट क्या होता है, जिसमें राज्य एक ऐसी इकाई है जिसके पास लठ मारने की ताकत होती है और किसी के पास वो ताकत है नहीं होती, वो होते हैं राज्य, जिसके पास वैध शक्ति होती है ताकत का प्रयोग करने की। तो ऐसा समुदाय होता है ये। वैसे ही जैसे हमने कहा ना ये था वो आपका वेबेरियन स्टेट, वैसे हम टेलरवाद का भी अर्थ समझ जाएंगे कि टेलरवाद होता क्या है। हम इसका जैसे आप समझते हैं उदारवाद क्या होता है, उदारवाद कहते हैं आपके मन में क्या आते हैं, एकदम से सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है कि उदारवाद का तात्पर्य व्यक्ति स्वतंत्र होगा, विवेकशील होगा, वहां लोकतंत्र होगा, वहां खुलापन होगा, वहां स्त्री पुरुष समान होंगे, धर्मनिरपेक्ष होगा,
और वहां आदमी योग्यता के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा, वो कल्याणकारी नहीं होगा। ऐसी कई चीजें एक साथ आ जाती है। वैसे टेलरवाद कहते हैं, थोड़े टाइम बाद आपके मन में एक तस्वीर बन जाएगी कि टेलरवाद होता क्या है। टेलरवाद किसका पर्याय है? वैज्ञानिक प्रबंधन का पर्याय। तो आप वैज्ञानिक प्रबंधन बोल दो, चाहे क्या बोल दो, टेलरवाद बोल दो। तो टेलर ने कहा कि अगस्ट कॉम्टे ने सही कहा है कि जब समाज का ये अध्ययन हो सकता है तो प्रबंधन का भी ये अध्ययन हो सकता है। तो टेलर बोला कि प्रबंधन क्या है? तो टेलर ने ये कहा कि प्रबंधन दरअसल सच्चा विज्ञान है, ट्रू साइंस है ये। और ये ऐसी विज्ञान है जिसके निश्चित सिद्धांत होते हैं, जिसके निश्चित नियम होते हैं, जिसकी निश्चित नीतियां होती है, उनके अकॉर्डिंग निश्चित मान्यताएं होती है, उनके अकॉर्डिंग चल सकता है। सच्चा विज्ञान क्या होता है? जिसके निश्चित सिद्धांत और निश्चित क्या हो? नियम हो। निश्चित सिद्धांत और निश्चित नियम हो। अब आप बताएं कि फिजिक्स है, उसकी विशेषता क्या है? निश्चित नियम है उसके, इसलिए वो विज्ञान है। तो जिन विज्ञानों के नियम और सिद्धांत निश्चित होते हैं, या जिन विषयों के सिद्धांत और नियम निश्चित होते हैं कि तो ऐसे ही काम करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? दरअसल विज्ञान बोलते हैं। एक विशिष्ट ज्ञान होता है, विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान, जो बिल्कुल निश्चित है, जो सार्वभौमिक है, जो कहीं भी लागू किया जा सकता है, वो समान रूप में लागू होगा। जैसे गति का नियम है, ठीक है, या फिर चीजों के तैरने के नियम है। ये सारे नियम कैसे नियम है? ये निश्चित नियम है जो फिजिक्स के अंदर चलते हैं, तो ये सच्चे हैं। तो जब फिजिक्स में गति के नियम सच्चे हो सकते हैं, तो प्रबंधन के नियम भी ऐसे ही बनाए जा सकते हैं। अगर प्रबंधन में कुछ निश्चित सिद्धांतों और नियमों का पालन किया जाए तो पक्का उत्पादन क्या होगा? ज्यादा और अधिकतम होगा। जैसे ये है, ये शिक्षण संस्थान है, इसके संचालन के निश्चित नियम है। फिर किसी भी को आप शिक्षण संस्थान में जाओगे और ये नियम आप लगा दोगे तो वो संस्थान अपने आप ही सक्सेस हो जाएगा। ये है कुछ निश्चित नियम। ये है कि रेगुलर क्लासेज होनी चाहिए, एक निश्चित नियम तो ये है। दूसरा ये है कि छात्रों की संतुष्टि होनी चाहिए। तीसरा ये है कि जो मैटर है वो उनको तरतीब से और सिस्टमेटिक ढंग से समझाया और पढ़ाया जाए। कुछ निश्चित नियम है। अगर ये नियम आप फिर कहीं भी स्कूल में लागू कर दो, आप इसको विश्वविद्यालय में लागू कर दो, इसको आप शिक्षण प्राइवेट में लागू कर दो, सरकारी में लागू कर दो, चाहे आप इसको कहीं भी लागू कर दो, सब जगह निश्चित नियम लागू होंगे। जहां शिक्षण संस्थाएं चल रही है वहां का मैनेजमेंट एक ही प्रकार से हो सकता है। तो मैनेजमेंट कैसा ही हो, सारा मैनेजमेंट एक जैसा होता है, और इसके निश्चित नियम और निश्चित क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। तो कौन बोला कि प्रबंधन एक सच्चा विज्ञान है? कौन बोल के गया? फ्रेडरिक विंसलो टेलर बोल के गया, जिसको हम सीधा ही क्या बोलते हैं? टेलर बोलते हैं। तो टेलर था जो लोक प्रशासन में क्या लेके आया? प्रशासन के क्षेत्र में, प्रबंधन और संगठन के क्षेत्र में क्या लेके आया? वैज्ञानिक क्रांति लेके आया, जिसको हम टेलरवाद के नाम से जानते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि टेलर का संबंध कौन सी क्रांति से है? औद्योगिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, या फिर प्रबंधकीय क्रांति? प्रबंधकीय क्रांति, एक क्वेश्चन। ये वैज्ञानिक प्रबंध है, इसका पर्याय क्या है? फ्योलवाद है, उर्विकवाद है, या टेलरवाद है? टेलरवाद है, ठीक है। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कौन कहलाता है? टेलर कहलाता है। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता टेलर कहलाता है। फिर टेलर का पूछा जा सकता है कि टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंध क्रांति की थी वो किस देश से संबंधित थी? वो यूएसए से संबंधित, ये देश पूछ लेंगे। फिर जहां इसने प्रयोग करके और इस नियमों का आगाज किया था, वो कहां किए थे प्रयोग? वो थे मिडवेल स्टील कंपनी में और बेथलेम स्टील कंपनी में। आगे हम और चर्चाएं कर लेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आया कि इसके ऊपर प्रभाव किसका था? अगस्ट कॉम्टे और उसके प्रत्यक्षवाद का, उसके पॉजिटिविज्म का प्रभाव था टेलर के ऊपर। ठीक है, ये हमने सीख लिया। किसने कहा कि प्रबंधन एक सच्चा विज्ञान है जिसमें निश्चित सिद्धांत और निश्चित नियम होते हैं? ये कौन बोल के गया था? टेलर बोल के गया था। तो कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो हमने चर्चा की। प्रबंध क्रांति, अगस्ट कॉम्टे का पॉजिटिविज्म, फ्रेडरिक टेलर जो इसका पिता है वैज्ञानिक प्रबंध का, और प्रबंध है क्या, इसकी टेलर की परिभाषा क्या थी, और किसने टेलरवाद को वैज्ञानिक प्रबंध नाम दिया था? ब्रैंडिस ने दिया था। ठीक है, अब हम आगे की शुरुआत करते हैं। हम अब समझते हैं कि प्रबंध तो हमने समझा प्रबंध क्या है और वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। पहले इसको हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? अभी तक मैं आपको एक छवि बनाने की कोशिश कर रहा था। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, इसकी हम चर्चा करते हैं। पहले तो हम देखते हैं प्रबंध क्या होता है।
किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करना क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। सुव्यवस्थित तरीके से, सोच समझ कर करना। कोई भी संस्थान दो तरीके से चलाया जा सकता है। एक तो आड़ू तरीके से, जहां कोई मैनेजमेंट नहीं है, वो होता है गलती करो और सुधारो, कोई निश्चित नियम है नहीं है। पहले कुछ गलतियां होगी, अच्छा गलती गड़बड़ हो चल रही है, नुकसान चल रहा है, चलो कुछ करते हैं, बच्चे असंतुष्ट है, चलो उनको समझाते हैं, ऐसे क्लास नहीं हो रही है, चलो गुरुजी को बुलाते हैं। तो पहले गलती करो और फिर उसको सुधारो, एक तरीका तो ये होता है। तो उसमें मैनेजमेंट सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होता। तो मैनेजमेंट होता है किसी भी कार्य को सिस्टमेटिक ढंग से करना, क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। वैज्ञानिक प्रबंध। अब प्रबंध हो गया किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या बनाना? योजना बनाना। या किसी भी कार्य को ढंग से करना, किसी भी कार्य को तरतीब से करना क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। तो फिर वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? कि किसी भी कार्य को चलाने के लिए जो योजना बनाते हैं ना, वो योजना है, उस योजना को बनाने के लिए किस प्रकार का ज्ञान चाहिए? विशिष्ट ज्ञान चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन बोलते हैं। अब प्रबंधन तो दो तरीके से हो सकता है। एक प्रबंधक है जो पढ़ा लिखा नहीं है, दूसरा आप क्या करते हैं, पढ़ा लिखा प्रबंधक लेके आते हैं जिसको प्रबंधन के विशिष्ट नियमों का क्या है? ज्ञान है। तो प्रबंधन के विशिष्ट नियम जो जानता है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करता है, उसको हम कौन सा प्रबंधन बोलते हैं? प्रबंधन। तो प्रबंधन के बारे में विशिष्ट ज्ञान के अकॉर्डिंग प्रबंधन किया जाए, उसको हम वैज्ञानिक प्रबंध बोलते हैं। अब टेलर से पूछा गया कि आप बताओ वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? तो टेलर बोला कि आप करवाना, किस व्यक्ति से क्या करवाना चाहते हैं और वो सबसे अच्छे ढंग से कैसे करेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक प्रबंध। तो वैज्ञानिक प्रबंध है क्या, हम टेलर की भाषा में समझते हैं। पहले तो हमने उसकी प्रबंध की परिभाषा देखी थी, वो बताओ क्या कह रहा है? प्रबंध क्या है? सीधा याद है, प्रबंध सच्चा विज्ञान है, ट्रू साइंस है, एक नंबर। फिर उससे बोला वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, तो ये बोला कि आप किसी भी व्यक्ति से करवाना क्या चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति से क्या करवाना चाहते हैं। मुद्दा तो ये है कि क्या करवाना चाहते हैं। ये तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आपके पास काम क्या है। आपका काम है कि मुझे ना यहाँ सफाई करवानी है, यहाँ ठीक है, इसमें सफाई करवानी है। अब आपको सफाई करवानी है तो आपको काम का पता चल गया। अब काम करवाना, पहले काम का डिसाइड करो करवाना क्या चाहते हैं। दूसरा, उसे करने के लिए क्या चाहिए अपने को, किससे करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं और किससे करवाना चाहते हैं। उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति कौन है। ये दोनों चीजें जब मिल जाती है ना, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बन जाता है। क्या करवाना चाहते हैं, कई बार तो यही पता नहीं होता कि हम करवाना क्या चाह रहे हैं। आपके दिमाग में कोई तस्वीर ही नहीं है, तो पहले डिसाइड करो करवाना क्या चाह रहे हो। दूसरा है कि वो सबसे उपयुक्त ढंग से कैसे किया जा सकता है, किससे करवाना चाहता है, सबसे उपयुक्त ढंग कौन सा है, सबसे उपयुक्त ढंग कौन सा है। ये दो तीन चीजें मिला लेते हैं, सबसे उपयुक्त ढंग कौन सा है। आप सफाई करवाना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति चाहता हूं जो मैथमेटिक्स में एमएससी हो, मजा आ जाए। वो अच्छा, तो वो जोड़ घटाव करेगा, सफाई करेगा, तो वो आदमी कभी भी ढंग से सफाई नहीं करेगा। आपको तो एक कवि है ना, वो साथ में तो गीत गा लेगा, साथ में क्या कर लेगा, सफाई कर लेगा। तो वो सिर्फ कविताएं गाएगा, सफाई नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट आदमी ढूंढना चाहता हो जिसने आज तक की क्या हो, सफाई हो, या सफाई के बारे में जो जिसको ज्ञान हो कि सफाई होती कैसे है, जिसने इसकी प्रैक्टिस की हो। और दूसरा है कि सबसे उपयुक्त ढंग से कैसे हो सकती है सफाई। कि सफाई करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर रहे हो, पंखा लेके लगे, पंखा लाए इसे उड़ाने के लिए और फुर फुर कर रहे हो, तो आपने क्या किया, जो भी कचरा था वो कहाँ डाल दिया, इसके ऊपर। फिर एक दोबारा ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर आ गया क्या, और ऊपर आ गया, जाले वाले ऊपर लगे, कोई ऊपर मार दे, ऊपर से क्या वो वापिस कहाँ आ गया, नीचे आ गया। उससे इसकी बजाय ये आड़ू तरीका काम करने का। आप क्या करो, सबसे पहले जो सही तरीका क्या है, सबसे पहले जाले साफ करने लगाओ, सारे जाले साफ करो। फिर आप एक कपड़ा लाओ, इसको साफ करो। फिर लास्ट में क्या लगाओ, झाड़ू लगाओ। ये नहीं कि आप लाए वो हवा मारने वाला, सारे में हवा मार दी तो कचरा क्या उड़ उड़ के चारों तरफ गिर गया। तो काम करने का एक निश्चित क्या होता है,
एक नियम और तरीके होते हैं, उन्हीं अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो टेलर ने कहा कि मुद्दा ये है, क्या है साइंटिफिक, कि क्या करवाना चाहते हैं और सबसे उपयुक्त ढंग है कौन सा है, वो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है काम करने का। इसको हम वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। और सीधी सी बात है, वैज्ञानिक प्रबंध कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध इतना ही है कि कार्य प्रणाली में सुधार कैसे किया जाए। जो मैनेजर होते हैं उनकी कार्य प्रणाली में, जो सुपरविजन करने हैं उनकी कार्य प्रणाली में, मजदूरों की कार्य प्रणाली, काम करने के तरीके में कैसे सुधार किया जाए। नंबर एक, कार्य प्रणाली में सुधार करके और लागत कम कैसे की जाए, कि जो पैसे लग रहे हैं कम कैसे किया जाए। तीसरा है कि लागत कम करने के साथ साथ फिर अपने को क्या करना है, उत्पादन बढ़ाया कैसे जाए। तो पहले तो कार्य प्रणाली सुधार, काम करने के तरीके सुधारना, लागत को कम करना और उत्पादन को बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, लाभ हो। मेन उद्देश्य ध्यान क्या रखना है आपको, लाभ है। अब आप सबसे पहले तो कार्य प्रणाली सुधारो। कार्य प्रणाली, चलो अपन चर्चा करते कार्य प्रणाली। यहां ना एक इस संस्थान में एक शिक्षक रखा जाता है ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। अब ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए वो गुरुजी क्या करते हैं कि गुरुजी आप बताओ कैसे पढ़ाओगे। वो कहते हैं पढ़ाने का बड़ा मजेदार तरीका है, मैं बहुत अच्छा चौक से मैं इतने सुंदर नक्शे बनाता हूँ, मैं आपकी पूछो मत कि ठीक आप बनाओ, आप पढ़ाओ बच्चों को। अब गुरुजी क्या कर रहे हैं, एक हरा चौक, लाल चौक, पीला चौक ला रहे हैं। पहले भारत का क्या बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं। फिर उसमें भांति भांति के रंग भर के, कहाँ पानी है, कहाँ तालाब है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ रेगिस्तान, ऐसा दिखा रहे हैं। 1 घंटे में गुरुजी ने क्या बनाया, नक्शा बनाया। इतने में बोले तो टाइम हो गया अपना। तो ये तो आड़ू तरीका है। आप क्या करो, वहां डिजिटल बोर्ड लगा दो और गुरुजी बटन दबाएंगे, खट से क्या आएगा, रंग बिरंगा एक नक्शा आ जाएगा। अब कितना घंटा बच गया, 1 घंटा बच गया। अब उस 1 घंटे में पूरा आप इंडिया को मैप समझा दो। आपने क्या सुधार ली है, कार्य प्रणाली सुधार ली। दूसरा, आप क्या कम करो, लागत को कम करो। बहुत सारी लागतें होती है जो क्या होती है, फालतू में होती है। अगर आप चाहें तो उस लागत को कम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, आपने कहा कि देख ये गुरुजी आएगा और ये जो क्लास में पढ़ाए ना, तो बाहर रहना बिल्कुल, कि अच्छा बाहर रह के कि तेरा काम है कि जैसे पानी मांगे ना तो फट से क्या दिखा देना उनको, तो पानी दे के आना, ठीक है। और तो ऊपर ही रहना उनके, जूस मांगे जूस, चाय मांगे तो चाय, तो ठीक है। ऑनलाइन वाले ये नहीं सोचेंगे यहाँ ऊपर खड़ा कोई नहीं है, यहाँ पानी तक नहीं पिलाते, ठीक है। तो आप सर गुरुजी मजे ले रहे होंगे यार। अब आपने देखा कि एक शिक्षक है ना, वो ज्यादा से ज्यादा घंटे भर पढ़ाता है, बीच में कितनी बार पानी पीता है, 1 बार पीता है। तो आप क्या करो, आधे घंटे बाद जाके उसको एक पानी दे आएगा। अब पहले आपने, और घंटे में 1 बार वो चाय पीता है, तो एक व्यक्ति जो बाहर खड़ा है उस शिक्षक का ध्यान रखने के लिए उसको कितनी बार जरूरत पड़ती है, उसकी 2 बार जरूरत पड़ती है। आप उसको पैसा दे रहे हो, आप ऐसा करो, उसको बोलो कि ये 1 घंटे एक क्लास के लिए 2 बार ये मांगेगा, इसका आइडिया सा पहले पूछ लो कितने बजे मांगोगे, तो 5 क्लास और संभाल। तो एक ही व्यक्ति कितने काम संभाल रहा है, 5 क्लासेस संभाल रहा है। क्योंकि पानी तो देना है, चाय और पानी दो ही तो चीजें देनी है। बीच में पूछ लेगा एक बार कि पीनी है क्या, काम खत्म, बाहर क्यों खड़ा रह रहा है। आप क्या करो, बाकी 4 को हटा दो और एक आदमी को सारा काम दे दो। आपने अपने आप ही क्या कम कर ली, लागत कम कर ली। अब लागत कम करने का क्या तरीका है, जैसे अभी आपको जो नोट्स दिए जाते हैं, वो नोट्स हम क्या दे रहे हैं अभी आपको, डेली निकलवाएं और डेली देते हैं। इसकी बजाय अगर ये नोट्स इकट्ठे कटवा कर किताब के रूप में दिए जाए तो क्या पढ़ते हैं, ये हमेशा ही सस्ते पड़ते हैं। किताब की छपाई है वो 15-20 पैसे एक पेज की पड़ती है, और ये 50 पैसे के आसपास इनकी कॉस्ट आ जाती है। तो लागत कम करो और उत्पादन को क्या करो, ज्यादा से ज्यादा करो। तो ये है कार्य प्रणाली सुधारो को, लागत कम करो, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करो, तो लाभ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। तो वैज्ञानिक प्रबंध का पूरा जोर है दरअसल किसके ऊपर, लाभ कैसे कमाया जाए, किसी भी फैक्ट्री को फायदे में कैसे ले जाए और नुकसान को कम कैसे किया जाए, जेब कैसे भरी जाए, मुद्दा तो है ये। तो अब ये जेब कैसे भरी जाए, तो अब अपन टेलर के पास चलते हैं कि टेलर क्या कह रहा है कि हम जेब को कैसे भरें। तो हम अब 2 चीजें देखेंगे। उसने जेब भरने के 2 तरीके बताए। आपको गुरुजी जल्दी बताओ, आप मुझे पता आपसे धैर्य नहीं हो रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ तो टेलर की किताबें पढ़नी है, ठीक है, और कुछ वो प्रयोग किया था, वो कैसे किए थे वो आपको पता होना चाहिए, प्रयोग कैसे होते हैं। तो 2 चीजें अपन करेंगे।
एक तो हम टेलर की कौन सी क्या करेंगे, बुक्स करेंगे, और एक टेलर के प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन यहां से आता है, पहले हम टेलर की बुक्स करेंगे। टेलर ने एक पुस्तक लिखी थी, सोप मैनेजमेंट। सोप मैनेजमेंट होता है कारखाने का प्रबंध। हम सोप को वैसे दुकान भी बोलते हैं, यहाँ का दुकान नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ कारखाने का प्रबंध कैसे किया जाए, सोप मैनेजमेंट। एक इसने पुस्तक लिखी, आर्ट ऑफ, ये लेख है इसके, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। कि मेटल्स को काटा कैसे जाए, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। एक इसने बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, ये इसके ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है जो आपको याद रखनी है हर हालात में। ये 1911 में आई थी, ये भी याद रखना। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत क्या है। तो सोप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक इसका लेख हो रहा है महत्वपूर्ण सा, हाँ, पीस रेट सिस्टम। इसकी तो हम चर्चा करेंगे, पीस रेट सिस्टम। उसके बाद ये तो इसने पुस्तकें लिखी, इन पुस्तकों का आधार क्या है। उन पुस्तकों को लिखने से पहले उसने जो काम किया था, क्योंकि देखिए आप जब ऐसी पुस्तकें लिखते हैं तो ये पुस्तकें कैसी पुस्तकें हैं बताओ। पहले उसने प्रयोग किए हैं, पहले उसने अनुभव किया है, पहले उसने उनके बारे में तथ्य इकट्ठा किया है। ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा, कल्पनाएं नहीं कर रहा है, बल्कि वो पहले क्या इकट्ठे करता है, प्रयोग करता है, अनुभव करता है, और उसके बाद तथ्य इकट्ठे करता है, फिर पुस्तकें लिखता है। इसलिए इसको वैज्ञानिक बोलते हैं। तो सोप मैनेजमेंट, कारखाने का प्रबंधन कैसे किया जाए, कटिंग मेटल्स, मेटल्स को काटा कैसे जाए, कम से कम समय अधिकतम मेटल्स को, लोहे को काटा कैसे जाए, साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और पीस रेट सिस्टम क्या होता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। सारी की चर्चा करें। पीस रेट है कि आप जो दिहाड़ी दोगे वो किस आधार पे दोगे, ये है। तो इसने कुछ प्रयोग किए, और प्रयोग कहाँ किए, अमेरिका में किए, यूएस में, क्योंकि यूएस का था। तो वहां एक जिस कंपनी में काम किया करता था, उसका नाम था मिडवेल स्टील कंपनी। ये लोहे की चद्दरें बनाया करती थी, मिडवेल स्टील कंपनी। और दूसरी थी बेथलेहम स्टील कंपनी। तो एक ये पूछ सकते हैं कि ये किससे संबंधित है, मिडवेल स्टील कंपनी, या मिडवेल स्टील प्रयोग, या मिडवेल प्रयोग किसके हैं, बेथलेहम स्टील कंपनी। ये कंपनियां स्टील का यानी लोहे का उत्पादन किया करती थी, चद्दरें बनाया करती थी, यहां उसने प्रयोग किए हैं। अब इसने प्रयोग क्या किए, तो एक प्रयोग तो इसने किया आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, कि मेटल्स को काटा कैसे जाए। मेटल की इसको काटा कैसे जाए, कटिंग मेटल्स। एक था इसने फावड़े का प्रयोग किया, फावड़े का प्रयोग। एक इसने कच्चे लोहे को हटाने का प्रयोग किया। और फिर उसने अपने सारे अनुभव लिखे, इनको हम कौन सा अनुभव बोलते हैं, मिडवेल के अनुभव बोलते हैं। ये इसके फाइनल अनुभव है मिडवेल के। यहां से क्या सीखा इसने, मिडवेल के अनुभव। फावड़े का प्रयोग, ये सबसे सिंपल प्रयोग हो सकता है, ये वाला फावड़े का प्रयोग। मैंने इस प्रयोग को नजदीक से देखा है। कस्सी आपने फावड़े का प्रयोग होते हुए देखा है। जयपुर में ना मिट्टी है, वो बहुत ही भुरभुरी सी मिट्टी है, मतलब बहुत ही कोमल मिट्टी सी है ये, और बड़े उसके दाने की है। आप यहाँ कभी ना किसी मजदूर को काम करते हुए देखो, वो क्या करेगा, एक इतनी सी उसके पास क्या होगी, डंडा लगी हुई एक फावड़ा होगा, इतना सा फावड़ा होगा,
और आगे क्या होगा, वो छोटा सा होगा। अब वो क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे उसे उसकी खुदाई करेगा। आप देखोगे कि उसको जोर आएगा वो 4 गुना ज्यादा आएगा। और वो काम क्या करेगा, कितनी सी मिट्टी उखाड़ेगा एक दिन में, इतनी सी मिट्टी। अब आप करो उसके फावड़े में क्या कर दो, परिवर्तन कर दो। उसका डंडा इतने की बजाय क्या कर दो, थोड़ा सा लंबा कर दो। अब उसको झुकना कम पड़ेगा। और उसका जो छोटा है ना डंडा, उसको थोड़ा टाइट करके उसको क्या करो, आगे से और बैंड कर दो। आप देखोगे कि वो जो मिट्टी हटा रहा है वो कम ताकत में 4 गुना मिट्टी हटा देगा, उससे भी कम ताकत के अंदर। थकान भी कम होगी और वो काम भी क्या करेगा, ज्यादा। हम क्या करते हैं, गलती कहाँ करते हैं, ये कहता है। हम गलती वहां करते हैं कि हम पुराने साधनों का प्रयोग करते रहते हैं, उसमें कोई नया प्रयोग करके ही नहीं देखते। अब मैं एक छोटे से बताता हूँ, खेत की, क्योंकि मैं किसान हूं तो हो सकता है कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन वालों को समझ में नहीं आए। आपके खेत में सरसों के वो खड़े हैं, डंठल खड़े हैं, आपने सरसों तो ऊपर से बांट ली, उसके बाद क्या रहेगी, उसकी लकड़ी रहेगी। उस लकड़ी को आपको जमीन में मिलाना है। तो आड़ू तरीका क्या है, पहले एक आदमी आएगा, वो उनको क्या करेगा, काटेगा। और काट के फिर उनको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके साइड में डालेगा उनको, और फिर उनको जलाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका कि वो उसके पीछे ना वो तोई सी वो गोल गोल होता है ना, हेरो बोलते हैं, हेरो लाएगा। हेरो, उस हेरो को है ना वो उस पर बार बार फेरेगा। उसको फेरेगा तो उनके क्या हो जाएगी, टुकड़े हो जाएंगे, और वो जमीन में मिल जाएगी। तीसरा तरीका ये है कि आज एक नई चीज आई है, वो क्या करते हैं, मिट्टी को ऐसे करती है, छोटे छोटे उसके लगे होते हैं रोटोवेटर। वो रोटोवेटर लाएगा और रोटोवेटर से क्या करेगा, हर चीज को कहाँ मिला देगा, मिट्टी में। अब बताओ काम करने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके। रोटोवेटर एक बार में ही पूरा काम कर जाएगा और साथ में जमीन को पहले से अच्छा कर जाएगा। और जो काट रहा था वो आदमी कितने टाइम से काट रहा है। ठीक है, तो आप तकनीक में क्या करो, सुधार करो। चल ठीक है, तकनीक में कैसे सुधार करो। आप क्या कर रहे हैं कि एक साइड में दुआत रख रखी है आपने, और एक तीरिया ले रखा है लकड़ी का, उसमें डुबो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इतने में एक टोपा पड़ गया, यार दोबारा लिखना पड़ेगा ये तो, है ना, वो स्याही से वो गिर गया। आप क्या करो, इसकी बजाय उसमें क्या डाल लो, स्याही डाल लो। अब तो इतने अच्छे अच्छे पेन आ गए। अब आप टेक्निक में क्या कर ली है, आपने सुधार कर लिए। तो ये काय का प्रयोग था, इस फावड़े का आकार प्रकार बदलते ही, और वो मजदूर जो कच्चा लोहा हटा रहे थे आड़ू तरीके से और थकान ज्यादा हो रखी थी, वो थोड़ी सी देर में क्या करने लगे, ज्यादा काम करने लगे। क्योंकि वहां फैक्ट्री में कच्चा लोहे का से पक्का लोहा तैयार कर चादरें तैयार की जाती थी, तो उसने ये फावड़े के कच्चे लोहे को हटाने के भांति भांति के प्रयोग किए। तो काम पहले से क्या हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गया, मजदूरों की थकान भी कम हुई। तो अब कम समय में क्या होने लगा, ज्यादा काम होने लगा, कम थकान होने लगी, टाइम भी कम लगने लगा। फिर उसने इन मेटल्स को कटिंग करने के तरीके निकाले कि कौन से तरीके हैं। तब इसने ना नई नई मशीनों का निर्माण करवाया। वो मालिक बोला है तो बावला है क्या यार, ये कटिंग लगे हुए ना। अब वो काटते कैसे थे, वो क्या करता, वो एक तिखा सा वो होता था काटने वाला, तो एक आदमी एक साइड लग जाता, दूसरा आदमी दूसरी साइड लग जाता, दोनों खर खर ऐसे काट रहे, जैसे लकड़ी काटते हैं, एक बार मान लो। उसने कहा क्रोती, मान लो एक लकड़ी काटते हैं, उसने कहा ऐसे मत काटो। आप क्या करो, एक ऐसी कोई मशीन बना लो जिससे क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा तीखी हो, और वो ना अपने आप ही गोल गोल घूम के काटते रहे। एक ही आदमी बहुत सारी लकड़ियां काट देता, आपने देखा होगा। वो क्या, अगर इंजन सा लेके जाता है, उसके अपने आप ही वो कट्टर लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, लकड़ी को काट देते हैं। चलो छोड़ते हैं। लकड़ी काटने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो जम्मू कश्मीर वाले प्रयोग करते हैं, वो क्या लेके आते हैं, कुहाड़ा लेके आते हैं। कुहाड़ा ला के वो खटा खट लगे रहते हैं, पसीना पसीन हो जाते हैं। ज्यादा समय में काम क्या करते हैं, कम करते हैं, और एनर्जी ज्यादा वेस्ट करते हैं। थकान ज्यादा, समय ज्यादा, लागत है ज्यादा। इसकी बजाय आप क्या करो, एक मशीन से चलने वाला कटर लाओ, तो वो जितने काम 10 दिन में करेगा, आप कितने दिन में कर दोगे, 1 दिन में से कम टाइम में कर दोगे। तो आप क्या करो, इसने उस मेटल्स को कटिंग करने की नई नई मशीनों का इजाद किया। तो उससे क्या हुई, लागत अपने आप ही कम हो गई, काम पहले से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो लाभ अपने आप ही ज्यादा हो गया। फिर इनको लिखा कहा, इन सब चीजों को उसने मिडवेल के अनुभवों के अंदर लिखा कि मैंने क्या क्या अनुभव किया। तो इसने देखते ही देखते वहां कुछ नहीं किया, तकनीकों में क्या किया, पहले तो उत्पादन के जो साधन थे, जिन सी चीजों से उत्पादन साधन मैं माफी चाहूंगा, जो उत्पादन में जो चीजें काम आया करती थी, उन चीजों के आकार प्रकार बदल दिए। और आकार प्रकार बदलते उसने क्या देखा, अपने आप ही क्या बढ़ गया, वो मजदूर
उतना ही काम कर रहे हैं जितने पहले घंटे कर रहे थे, लेकिन अब उत्पादन क्या कर रहे हैं? ज्यादा। पहले वो एक घटिया फावड़े से 1 घंटे में 1 क्विंटल लोहा हटाया करते थे। अब जैसे उनके फावड़े का आकार बढ़ाया, उसको लंबा किया उसको, तो अब उनको झुकना नहीं पड़ता, सीधे खड़े खड़े कर रहे हैं, और उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया। अब उनको कम जोर आ रहा है, थकान कम हो रही है, टाइम कम लग रहा है, लेकिन वो पहले से अब 5 क्विंटल लोहा वो 1 घंटे में हटा रहे हैं, पहले 1 क्विंटल ही हटा पा रहे थे। तो अब इससे उसने देखा कि चीजों में बहुत ज्यादा सुधार हो गया, उत्पादन बढ़ गया, लाभ ज्यादा हो रहा है। तो इनको सबको बाद में उसने क्या नाम दिया? मिडवेल के अनुभव नाम दिया। तो ये थे मिडवेल के अनुभव। तो ऐसे करके पहले उसने कुछ प्रयोग करके देखे। तो क्वेश्चन क्या आता है? या तो ये आ जाता है इसकी बुक्स या लेख जो उसने लिखे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बाकी सोप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, पीस रेट सिस्टम, ये तो इसके बुक्स है। ये इसके प्रयोग है जो उसने मिडवेल स्टील और बेथलेहम स्टील कंपनी में किए थे, कि फावड़ा कैसा होना चाहिए, ये मशीनें कैसी होनी चाहिए, लोहे को हटाएं कैसे ताकि कम समय में ज्यादा लोहा हट जाए, ताकत भी कम लगे। ये सारे इसके प्रयोग थे। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। अब हम जहां से और ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। अब हम वैज्ञानिक प्रबंध है क्या, इसकी हम चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध, पहले तो हम देखेंगे कि इसकी मान्यताएं क्या है। दूसरा हम देखेंगे कि ये कौन से सिद्धांतों का निर्माण करता है। और तीसरा हम देखेंगे कि काम करने की प्रणाली क्या है या मेथड्स क्या है, साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं। इन 3 चीजों की हम चर्चा करेंगे। पहले तो ये रटने नहीं है आपको, मान्यताएं मून्यताएं ऐसा। फिर मैं बताऊंगा मान्यताएं क्या होती है। आप जब कोई काम करते हैं तो उसके पूर्व में आपकी क्या होती है, कुछ हर एक व्यक्ति की क्या होती है, कुछ मान्यताएं होती है। जो व्यक्ति दक्षिणपंथी होता है उसकी मान्यताएं क्या होती है, कि वो राष्ट्रवादी होता है, वो उग्र होता है, वो परंपराओं से चिपका रहता है, वो रेडिकल चेंजेस को पसंद नहीं करता, वो समाज में ऊंच नीच को बनाए रखना चाहता है, वो समाज को सावयव मानता है। ये रूढ़िवादी की मान्यता होती है। अब मार्क्सवादी की मान्यताएं क्या होती है? वो रेडिकल चेंज चाहता है, वो समाज में अमीरी और गरीबी को मिटाना चाहता है, वो तीव्र परिवर्तन चाहता है, वो लोकतंत्र का वो रूप नहीं चाहता जिसमें वोट डाले जाते हैं, बल्कि वो चाहता है कि मजदूर अपनी तानाशाही स्थापित कर। उसकी कुछ मान्यताएं हैं। वैसे ही वैज्ञानिक प्रबंध की क्या होती है, कुछ मान्यताएं होती है। इसकी पहली मान्यता है कि हमें क्या कमाना है, लाभ कमाना है, एक मान्यता। इसके लिए लाभ कमाने के लिए हमें अधिकतम क्या करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। लाभ कमाने के लिए अधिकतम उत्पादन करने का नंबर 1। इसके लिए सही मैनेजमेंट जरूरी है। दूसरा एक और मजेदार बात कहता है कि व्यक्ति और काम दोनों में से कौन महत्वपूर्ण है। ये बोला काम महत्वपूर्ण है बजाय किसके, व्यक्ति के। तो वो कहता है अच्छा मजदूर कौन होता है, कि अच्छा मजदूर वो नहीं होता जो पहल करे, जो कहे मैं तो काम को ऐसे करूंगा, बल्कि अच्छा मजदूर वो होता है जो चुपचाप मैनेजर की बात सुने और वही काम करे जो किसने कहा है, मजदूर ने कहा है। तो हर एक मजदूर है वो दरअसल कैसा होना चाहिए, वो यंत्र होना चाहिए। खुद की भावनाएं, खुद का दिमाग नहीं लगाएगा, तभी उत्पादन ज्यादा होगा। क्योंकि उसका काम, उसको पता ही नहीं उत्पादन ज्यादा कैसे की जाए। उसके लिए स्पेशल मैनेजर बैठे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि काम करना कैसे। वो तो आएगा और मशीन की तरह क्या लग जाएगा काम में, निश्चित तरीके। ये फावड़ा है, ये ऐसे चलाएगा और तू एक दिन में इतना काम करेगा। खुद की भावनाएं, खुद के सेंटिमेंट्स, खुद के मूल्य, खुद के तरीके कोई नहीं लगाएगा। वो तो आंख मीच के और एक मशीन की तरह काम करेगा। तो एक अच्छा मजदूर वो होता है जो पहल करने की बजाय मैनेजमेंट के आदेशों को ज्यों का त्यों मानता है, वो एक अच्छा मजदूर होता है। तो काम महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण है। तीसरा, हरेक व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, आर्थिक मानव है। इसकी मान्यता है
हर एक व्यक्ति आर्थिक मानव है। वो हर एक व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है। हर एक व्यक्ति पैसे को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। उसके लिए महत्वपूर्ण है मुद्रा, वो उसको ईश्वर तुल्य मानता है। तो किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करना है तो एक ही तरीका है कि उसको ज्यादा मात्रा में क्या दिया जाए, पैसा दिया जाए, धन दिया जाए। तो किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा का एक माध्यम आधार क्या है, आर्थिक आधार है। तो ये इसकी पूर्व मान्यता है कि ऐसा ही होगा। हर एक व्यक्ति शाबाशी से, पीठ थपथपाने से या समझाने से नहीं मानता, वो सिर्फ किससे मानता है, पैसे से मानता है। मजदूर वो अच्छा होता है जो यंत्र की तरह काम करे, क्योंकि किसी भी जगह के ऊपर काम महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होते। और एक है कि लाभ कमाना है, इसलिए उत्पादन क्या करना है, अधिकतम। छोटी छोटी तीन मान्यताएं हैं। अधिकतम उत्पादन करो, अपना दिमाग मत लगाओ, और आदमी किस लिए काम करते हैं, पैसे के लिए। उसके लिए पैसा दो, उसको अपने आप काम करेगा। इस आधार पे फिर उसने क्या डिसाइड किए, कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया। हम बड़े बड़े सिद्धांत देखते हैं। इन सिद्धांतों के निर्माण से पहले उसने एक बड़ी जोरदार बात कही कि मैं जब ये सारे प्रयोग कर रहा था, कौन कौन से, ये बेथलेहेम और मेडवेल स्टील कंपनी में, जब मैंने फावड़े का प्रयोग किया, या जब मैंने कटिंग मेटल्स को कटिंग करने का प्रयोग, धातुओं को काटने का प्रयोग किया, या कच्चे लोहे को हटाने का प्रयोग किया, उस दौरान क्या हुआ। तो उस दौरान कहा कि मैंने सोल्जरिंग देखी। तो वो ना एक बड़ी जोरदार बात कहता है अपने सिद्धांतों के निर्माण से पहले कि मैंने क्या देखी, सोल्जरिंग। ये सोल्जरिंग क्या होता है, ये बोलते सोल्जरिंग होता है दरअसल काम करने के घिसे पिटे तरीकों को हम क्या बोलते हैं, आड़ू तरीकों को हम क्या बोलते हैं, सोल्जरिंग बोलते हैं। या सोल्जरिंग एक प्रकार की काम चोरी होती है। तो घिसे पिटे तरीकों से काम करेंगे तो काम कम होगा, तो स्वाभाविक है वो क्या हो गई, काम चोरी हो गई। तो सोल्जरिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल, एक होती है सिस्टमेटिक। नेचुरल, नेचुरल वो होती है जो अपने आप ही होती है। आप कामचोर नहीं है, लेकिन फिर भी उत्पादन कम हो रहा है, आपके पास साधन ही ऐसे है। आपको क्या कहा गया कि आपको है ना आज गेहूं काटनी है, गेहूं काटने के लिए आपको कहा गया ले भी तू गेहूं काट और ये ले कुल्हाड़ा। ठीक है, ये कौन सा तरीका है, ये सिस्टमेटिक है, नेचुरल है। नेचुरल है, क्यों, आपको तरीका पता ही नहीं है कि इसको काटने के लिए दरांती भी आती है। आपने उसको कुहाड़ा दे दिया कि लकड़ी काटने का काम कुहाड़ा आता है, तो गेहूं काटने के और चना काटने का काम भी क्या आएगा, कुहाड़ा ही आएगा। तो आप कुल्हाड़ी लेकर क्या काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं। अब बताओ ये कौन सी काम चोरी है। अब वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, बल्कि उसके पास काटने के जो साधन है वो ही पुराने हैं, टेक्निक ही पुरानी है, तो उसमें वो कर भी क्या सकता है। तो ये कैसी काम चोरी या घटिया तरीका होता है, तो नेचुरल होता है। आप जानते नहीं है कि नया हथियार भी आया है क्या नया बाजार में, या आप जानते नहीं है कि और तरीके से भी काम हो सकता है क्या। दूसरा क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है। इसमें काम चोरी क्या की जाती है, जानबूझ के की जाती है। आपका कोई सुपरविजन नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हैं कि मालिक तो है नहीं, चलो बैठ जाते हैं। वो क्या खींच रहे हैं, बीड़ी पे बीड़ी। ठीक है, और एक आदमी को, सर यार मालिक नहीं देख रहा क्या, अपन क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठ के देखते रहते हैं। एक जना मालिक को देख रहा है, दूसरा क्या रगड़ता रहता है, जर्दा। एक मालिक दूसरा कह रहा है इतने टाइम तक क्यों रगड़ रहा है भाई तू समझा नहीं, जितने ज्यादा रगड़ेंगे आनंद उतना ही ज्यादा है, नशा उतना ही ज्यादा होगा, बिल्कुल महीन कर लेंगे। आधे घंटे तक जर्दा रगड़ रहे हैं, और जैसे ही मालिक आता है सारे दाब दूब के क्या हो जाते हैं, वो जैसे बेचारे काम ही कर रहे थे इतनी देर से। ये कौन सी होती है, सिस्टमेटिक। कुछ काम चोरी घिसे पिटे तरीके जानबूझ कर लाए जाते हैं। वो चाहते नहीं है कि इनमें क्या हो जाए, सुधार हो जाए। वो आदमियों की इच्छा नहीं होती सुधार करने की, वो होती है सिस्टमेटिक। तो सोल्जरिंग दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल और एक सिस्टमेटिक। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि उसने प्रयोग के दौरान जो सोल्जरिंग देखी थी, काम के घिसे पिटे तरीके से, नेचुरल था और सिस्टमेटिक था। तो एक स्पेशल शब्दावली है, सीधा ही आ जाए कि आप मिलान करो, सोल्जरिंग का मिलान आप किसके साथ करोगे, टेलर के साथ मिलोगे। और कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल और एक सिस्टमेटिक। अब कि इनको रोका कैसे जाए, इस सोल्जरिंग को रोका कैसे जाए, इसके कुछ सिद्धांत हैं। मेन होती है सोल्जरिंग,
मेन होती है। उत्पादन कम क्यों होता है? कोई भी चीज घाटे में कब जाती है? चलो, कोई भी फैक्ट्री है, शॉप है, कारखाना, घाटे में कब जाता है? जब उसका मैनेजमेंट है सही नहीं होता, लागत ज्यादा होती है, इस वजह से लाभ है कम होता है। लागत ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि काम करने के कैसे तरीके हैं? घिसे पिटे आड़ू तरीके हैं। आपके जो साधन है वो पुराने हैं, आपके जो संबंध है वो पुराने हैं। मालिक को काम करवाना नहीं आता, मजदूरों को काम करना नहीं आता, सुपरविजर ढंग से नहीं है। मालिक सुबह आता है, आके सो जाता है, फिर चला जाता है। मजदूर क्या कर रहे हैं, कोई उसको जो पता ही नहीं है। उनके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं हो रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक दिन एक जना कहता है कि मैं तो आज पढ़ाऊंगा, एक कहता है चल तू आज पढ़ाएगा, मैं पानी पिला लूंगा, दूसरा कहता नहीं नहीं आज तू पानी पिला, मैं पढ़ाता हूं। ऐसे थोड़ी होता है। जो जिस काम का विशेषज्ञ है वो क्या करेगा, वही काम करेगा। तो ऐसे करके इन चीजों को रोका जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सोल्जरिंग को रोकने के क्या है कुछ सिद्धांत है, या वैज्ञानिक प्रबंधन के कुछ सिद्धांत है। हरेक काम का करने का एक क्या होता है, सच्चा विज्ञान होता है, एक ट्रू साइंस होती है, सच्चा विज्ञान, एक ट्रू साइंस होती है। एक होता है रूल ऑफ थंब और एक होता है ट्रू साइंस। रूल ऑफ थंब होता है अंगूठा टेक होता है, आड़ू तरीका काम करने का। जैसे ना आप एक किसान से पूछो कि किसान तो ये बता कि धरती का बीज कहाँ है, तो आप कहोगे धरती का बीज तो वहां है जहां ग्रीनविच रेखा है। उससे पूछो किसान से, किसान क्या करेगा, उसके हाथ में जेड़ी है, वो ठोक देगा ये ले धरती का बीज यहाँ है। अब आप कहोगे नहीं यहाँ तो नहीं है, तो नाप के दिखा दे। तो आप नाप दोगे क्या? भाई उसने तो अपना हथियार ऐसे लगा दिया, फावड़ा अपना, ये रहा धरती का बीज। एक होता है आड़ू तरीका काम करने का, एक होता है साइंस, ट्रू साइंस। तो अगर आप किसी भी काम को करने की क्या खोज लें, एक है ट्रू साइंस खोज लें, तो काम क्या हो जाएगा, अपने हिसाब से सही तरीका हो जाएगा। अब ना कई बार मुझसे भी पूछते हैं, अब आप आपकी नाकामयाबी के पीछे पीछे मूल कारण क्या है? आड़ू तरीका है पढ़ने का, ट्रू साइंस है नहीं है। ट्रू साइंस क्या कहती है? ट्रू साइंस ये कहती है कि सबसे पहले पुराने पेपर पढ़ो, फिर क्या करो उनमें से देखो कि वास्तव में क्वेश्चन की नेचर किस प्रकार की है। फिर आप उसके बाद किताबें छांटो, उन किताब में से देखो कौन कौन से टॉपिक्स है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, फिर वो छांटो। उसके बाद आप उनको पढ़ो और पढ़ के उनके क्या बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स बना के और फिर अब किताब बंद कर दो, आप चीजें समझ में आ चुकी है, आप नोट्स को बार बार पढ़ो, दोहराओ। ये तो एक काम करने का ट्रू साइंस। आप क्या करें, एक किताब लाए, दो किताब लाए, पूरी की पूरी पढ़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि ये मेरे सिलेबस में है या नहीं है। कुछ मैंने तो सारी किताब पढ़ दी। किताब मत पढ़ो, आप वो पढ़ो कि आपके क्या काम का और क्या काम का नहीं है। कामयाब लोग कौन होते हैं? जिनको पता होता है कि मुझे क्या छोड़ना है, ये नहीं कि क्या पढ़ना है, वो कि क्या छोड़ना है। तो वो क्या बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं, सिर्फ वही चीजें करते हैं जो क्या है उनके काम की होती है। अच्छा, आप कहते हैं आप जैसे पढ़ते जाते हैं ना, तो एक दिन ऐसा आता है कि आप सभी एग्जाम्स में सफल होने लगते हैं, बशर्ते कि आप कम पढ़ते हैं लेकिन आप सफल हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि अब आप धीरे धीरे आपने पढ़ने का कैसा खोज लिया, एक ट्रू साइंस खोज लिया है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ट्रू साइंस क्या होता है। मैं जोधपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई थी विश्वविद्यालय में, इसमें कौन सा है वो, हाँ जय नारायण व्यास के अंदर। तो मैं वहां गया, तो मैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ता पढ़ाता रहता हूँ। उन दिनों मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 1.5-2 साल से पढ़ाई हुई नहीं थी। तो मैंने रात को, मैं जब ट्रेन में बैठा, मैं कल पेपर है, तो मैं ट्रेन में बैठ गया, मैंने वो बैठ के पढ़ने लग गया। मैंने वो, मुझे लग रहा 6 बजे ट्रेन चली थी रात को, वो 11-1 बजे तक मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी और मैंने 1 पेज के नोट्स बनाए। फिर अगले दिन मुझे 2-1 घंटे और मिले, कोई 12-1 बजे पेपर था, शायद मैंने 8 से 10 2 घंटे और मिले थे। फिर मैंने 1.5 पेज, आधा पेज और लिखा। मैंने कितने पेज के बनाए, 1.5 पेज के नोट्स बनाए मैंने टोटल पब्लिक एड के। 12 क्वेश्चन आए थे और मैं 10 क्वेश्चन सही करके आया था। अब मुद्दा वहां का नहीं है, मुद्दा ये नहीं कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मुद्दा ये है कि अब आपको पता चल गया है कि इस यूनिवर्सिटी है ना, ये कैसे एक पेपर लेती है, ये कैसे क्वेश्चन उठाती है। जब एक पॉलिटिकल साइंस का व्यक्ति पब्लिक एड का क्वेश्चन बनाएगा तो वो किस प्रकार का बनाएगा, उसका सीधा ध्यान कहां जाएगा। तो मुझे पता था कि पॉलिटिकल साइंस वाला पब्लिक एड का बनाता है तो कहां से क्वेश्चन उठाता है, तो उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ क्या चीजें पढ़ो, सती सती चीजें पढ़ो। तो पूरे उस 8-7-8 टॉपिक थे, वो 1.5 पेज में सल्ट गए थे। अब वो क्या था, वो एक दिन में नहीं आई थी वो बात, क्योंकि मैंने पढ़ने की कौन सी साइंस खोज ली थी, ट्रू साइंस खोज ली थी।
अब आपको कि वो साइंस हमें दे दो, अब आप हमें नहीं दे दो। आप जैसे राव साहब पिछली बार थे, इस बार में फर्क क्या हुआ कि आपने पढ़ने की क्या खोज ली है, ट्रू साइंस खोज ली है। जो नहीं खोज पाते तो आप वहीं भटकते रहते, तो जो ट्रू साइंस खोज लेते वो कामयाब हो जाते हैं, नहीं वरना भटकते रहते। काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, एक होता है रूल ऑफ थंब, अंगूठा टेक तरीका होता है, आड़ू तरीका जिसको बोलते हैं, एक होता है ट्रू साइंस। दूसरा तरीका होता है कि जो मजदूर है उनकी भर्ती और यानी उनका चयन और उनका क्या हो, प्रशिक्षण हो, वो किस तरीके से हो, वैज्ञानिक तरीके से हो। भर्ती करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, अपने भाई भतीजों को ले लो, यार तू दोस्त है क्या अपना, तू आजा। आपने देखा होगा वो संस्थान अक्सर फेल हो जाते हैं जहां क्या चलता है, भाई भतीजावाद चलता है। तो भर्ती विशेषज्ञ लोगों की करो जो उस काम में क्या हो, विशेषज्ञ हो। और नहीं है तो फिर आप उनको क्या दो, प्रॉपर प्रशिक्षण दो। गड़बड़ कहां होती है, पहले तो हम भर्ती गलत करते हैं। अगर भर्ती सही कर लें तो हम उनका क्या नहीं दिलाते, प्रशिक्षण। बिना कोई उसको ट्रेनिंग दिलाए हम काम में उतार देते हैं कि करो और सीखो, गलतियां करो और सीखो। उससे वजह उसको पहले बता दो ना, पीछे वो लोग थे ये गलतियां कर दिया करते, तो ऐसे नहीं कर, ये है काम करने का सही तरीका। तो वैज्ञानिक तरीके से भर्ती करो और वैज्ञानिक प्रशिक्षण दो उसको। तीसरा तरीका क्या है, सही सिद्धांत, कामचोरी अगर रोकनी है, सोल्जरिंग रोकनी है, तो तीसरा तरीका यह है कि आप उनका सही तरीके से क्या करो, वर्क डिवाइडेशन, कार्य विभाजन सही करो। अब कार्य विभाजन किस प्रकार करना चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है। अब ये जो चीन वाला पूरा युद्ध हुआ था भारत के साथ, एक आदमी जो नेहरू का रिश्तेदार था, वो माहौल बनाने के चक्कर में था भी अपने को ब्रिटेन से सहायता आ जाएगी, अमेरिका से सहायता आ जाएगी। रूस ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि माओ के संबंध आजकल किससे बिगड़ रखे हैं, रूस से बिगड़ रखे हैं, यूएसएसआर से। तो अपन छा जाएंगे। वो बोला साहब मुझे दो वहां की कमान, वहां की उसको वहां कमान दे दी। और तीसरे दिन वो आदमी भाग गया और बाद में उसको सस्पेंड किया गया। नेहरू रिश्तेदार था, उसने सबसे बड़ी गड़बड़ की थी। तो अब क्या हुआ कि कार्य विभाजन क्या नहीं हुआ था, सही नहीं हुआ था। पहले देखा गया तो माहौलची आदमी है, उसने कभी युद्ध किए ही नहीं थे, वो तो आजकल प्रॉपर जगह में रहा था जहां हथियारों की खरीद हो रही है, ठीक है, या जहां से राशन मंगाया जा रहा है। वो आदमी तो उस कोर में था और उसको कहां भेज दिया, फ्रंट के ऊपर लड़ने के लिए। तो आदमी अलग अलग प्रकार के आदमी होते हैं, कोई किसी में विशेषज्ञ होता है, वो तो सामान खरीदने का विशेषज्ञ था, ठीक है, और उसको कहां भेज रहे हैं, युद्ध करने के लिए, तो हारेगा वहां जाके। तो हम क्या करते हैं, कार्य विभाजन को सही तरीके से नहीं कर पाते। तो कई बार क्या करते हैं, सारा का काम या तो मालिक खुद करने लगता है या सारा ही खुद किस पे छोड़ देता है, मजदूरों के ऊपर छोड़ देता है। तो जो जिस चीज का विशेषज्ञ है उसको उसी मात्रा में उतना ही काम दिया जाए जो उसका विशेषज्ञ है, तब काम सही तरीके से होता है। तो कार्य विभाजन क्या किया जाए, सही किया जाए, श्रम का विभाजन सही किया जाए, सही बंटवारा किया जाए। ये जो मजदूर होते हैं ये गधे नहीं होते कि आप सारा काम इन पे छोड़ दो। इस किसी मजदूर को वही काम करो जो उसकी रुचि का है, जिसमें उसको विशेषज्ञता हासिल है। अगर सही काम, सही आदमी को आप सही काम का बंटवारा करने लगे ना, उस दिन क्या हो जाता है, सारा काम ही हो जाता है। नंबर 4, एक तरीका होता है कि आप प्रेम से रहो, हारमनी बोलते हैं प्रेम को, क्या बोलते हैं, और मनमुटाव नहीं होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, मेल मिलाप या सहयोग होना चाहिए। न कि क्या होना चाहिए, मनमुटाव। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम गड़बड़ कहां से करते हैं, कि हम गड़बड़ करते हैं कि मैनेजमेंट है, हम क्या सोचते हैं, मैनेजमेंट हमारा विरोधी है। मैंने बहुत सारे कोचिंग संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को फेल होते हुए देखा है। इसलिए जैसे ही कोई शिक्षक आगे बढ़ने लगता है तो मैनेजमेंट क्या करता है, अच्छा गुरुजी की पंख ज्यादा आ गई, वो कहते हैं गुरुजी आज तो आपकी क्लास नहीं है, ठीक है आप तो जाओ। फिर क्लास में गुरुजी यार पढ़ावे को नहीं करा के, तो बाहर ही रोक दिया, पढ़ाएंगे क्या उनको। तो वो क्या करते हैं, उनकी धीरे धीरे क्या कर देते, मिट्टी पलीद कर देते। अब उसको नुकसान किसको हुआ, किसको हुआ, अगर वो शिक्षक ढंग से पढ़ाता, उसका नाम हो रहा था, तो होने दो ना, तुम्हारे शिक्षण संस्थान का नाम हो रहा है, वो क्या करते हैं, उसके पर काटते हैं।
फिर क्या करते हैं, जब शिक्षकों के ऐसे पर काटे जाते हैं तो किसके खिलाफ हो जाते हैं? मैनेजमेंट के खिलाफ हो जाते हैं। फिर मैनेजमेंट में शिक्षकों आपस में क्या चलता है? झगड़ा, मनमुटाव चलता है। शिक्षक चाहते हैं कि मैं इस संस्थान को फेल कर दूं, तो वो घटिया से घटिया पढ़ाते हैं। और मैनेजमेंट सोचता है कि मैं शिक्षकों को फेल कर दूं, इसलिए उनकी सैलरी रोक लेता है, उनके पैसे खा जाता है, भांति भांति उसको प्रभावित करता है। अब दोनों सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों में क्या हो गया है? मनमुटाव। तो गड़बड़ तब होती है जब मैनेजमेंट में और किस में अच्छे संबंध नहीं होते, तब सोल्जरिंग होती है, तब मजदूर सोल्जरिंग करते हैं। ठीक है, तो सहयोग होना चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक होता है मिनिमम उत्पादन, भी आप कम से कम उत्पादन, और एक होता है अधिकतम उत्पादन। अब देखते हैं कि अधिकतम उत्पादन क्या है। मजदूरों के मन में एक वहम होता है हमेशा ही कि अगर हमने काम ज्यादा किया तो अगले साल हमारा टारगेट बढ़ जाएगा। एक साल में आपने क्या किया, 100 आपको बेचा गया था कि आपको ना ये बेचने, ये संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में जाके, तो आपने एक साल में 100 बेचे, भाग भाग के काम किया। अगली बार आप बोले बेटा 100 तो बेच दिए, 100 तो बेच ही लेता है, इस बार तो 200 बेच। अब आपका क्या बढ़ा दिया? काम बढ़ा दिया। तनख्वाह उतनी उतनी दे रहे हैं, तो आप सोचोगे यार नहीं, अब मैं क्या करूं, इस बार 50 बेचूं, तो अगली बार मुझे कितना बेचने के लिए कहा जाएगा? 100 बेचने के लिए। तो ये क्या करते हैं, उत्पादन को क्या करते हैं? कम करते हैं। कई बार मजदूरों के मन में ये होता है कि अगर मैंने अधिकतम उत्पादन कर दिया तो उत्पादन इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर मांग इतनी है नहीं, तो हमारी छुट्टी कर दी जाएगी। आपको अब तो उत्पादन घना ही हो गया, अब हमारे पास तो ढेर लग गया, तो तुम घर जाओ। तो ज्यादा उत्पादन कई बार मजदूरों को डराता है। तो उनको समझाओ, और मैनेजमेंट को भी समझाओ कि जब उत्पादन अधिकतम होगा तो लाभ है अधिकतम होगा, और लाभ अधिकतम होगा तो एक तो उसके संगठन को फायदा होगा, दूसरा उससे मालिक को फायदा होगा, तीसरा उससे मजदूर को फायदा होगा, और चौथा उससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। अधिकतम उत्पादन सबके लिए फायदेमंद होता है। लागत कम होगी तो मालिक को फायदा होगा, वो मजदूरी भी बढ़ाएगा, फिर लागत कम, कोई लागत कम हो गई, मेरे को लाभ ज्यादा रहा, थोड़ी मजदूरी बढ़ा देता हूं, और लागत कम होगी तो उपभोक्ताओं को भी जो माल मिलेगा वो कैसा मिलेगा? थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो अधिकतम उत्पादन का लाभ सबको है, संगठन को है और समाज को, सबको होता है। उत्पादन कम नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? अधिकतम करना चाहिए। फिर इसमें समूहवाद होना चाहिए, व्यक्तिवाद होना चाहिए। व्यक्तिवाद में समूहवाद में फर्क क्या होता है? वो कहता है व्यक्तिवाद में हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं लाभ कमा लूं। समूहवाद होता है कि आप सब मिलके काम करोगे, मिलके काम करोगे तो क्या हम संस्थान के लिए काम करें, उत्पादन अपने आप ही ज्यादा होगा। तो आप व्यक्तिवाद और खुद का फायदा मत सोचो, बल्कि आप किसका फायदा सोचो? संगठन का फायदा सोचो, सबका फायदा अपने आप ही हो जाएगा। तो ऐसे करके वो कुछ क्या बताता है? सिद्धांत बताता है। और कुल मिला के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, वो क्या है कि मेथड्स क्या है। तो अब ये है कि हर एक काम को करने का क्या होता है? एक ट्रू साइंस होता है, रूल ऑफ थंब नहीं होता। मजदूरों की भर्ती और प्रशिक्षण किस तरीके से हो? वैज्ञानिक तरीके से हो। कार्य विभाजन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, जो विशेषज्ञ है उससे वही काम करवाया जाए, और विशेषज्ञ नहीं है तो उसको विशेषज्ञ बनवाया जाए। तो काम विशेषज्ञ से करवाना चाहिए। सहयोग होना चाहिए, मनमुटाव नहीं होना चाहिए। व्यक्तिवाद की बजाय समूहवाद होना चाहिए। उत्पादन क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। कोई एक आधा और बच गया होगा छोटा मोटा कुछ। ये है इसके भांति भांति के सिद्धांत जिनकी हमने चर्चा की। अब हम करेंगे कि इन साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के मेथड्स कौन से, अगर आप इनको व्यवहार में डालोगे तो तरीके क्या हैं, कौन से तरीके हैं जिनसे उत्पादन अधिकतम किया जा सकता है और लागत को कम से कम किया जा सकता है और लाभ ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सकता है। इसकी हम इस मेथड्स की चर्चा करेंगे, कौन कौन से मेथड। अब क्वेश्चन आते क्या है कि इसकी मान्यता कौन सी है। अब मान्यता उल्टी कर दो इनको कि लाभ कमाना अधिकतम उत्पादन, तो मान्यता इसको तो उल्टी कर नहीं सकते, इसको उल्टी करो आप कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है बजाय किसके? काम के। मजदूर और उसकी भावनाएं जरूरी है, कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। मजदूर का मनोविज्ञान, मजदूर की भावनाएं और मानव उसके संबंध महत्वपूर्ण है, न कि काम। ठीक है। एक मानव आर्थिक मानव ही नहीं होता, वो सिर्फ धन के लिए काम ही नहीं करता, बल्कि वो भावनात्मक मानव भी होता है, वो अपनी स्व प्रेरणा से भी काम करता है। अब बताओ,
ये कैसा है? ये है। अच्छा, अब प्रेरित करने का दो तरीके हैं, एक है गाजर सिद्धांत और एक है छड़ी सिद्धांत। तो ये किसका प्रयोग करता है? गाजर और छड़ी का, कि काम कम तो दंड और काम ज्यादा तो पुरस्कार, और कोई तरीका नहीं है। व्यक्ति मोटिवेट कैसे होता है? उसमें सेल्फ मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन बाह्य होता है। मोटिवेशन कैसा होता है ये बताओ? इस पद्धति मोटिवेशन कहां से आता है? बाह्य मोटिवेशन होता है। एक, हाँ, बाह्य मोटिव, बाहर से मोटिवेशन दिया जाता है, उसके ऊपर इतना सुपरविजन किया जाता है भारी कि फिर वो उसके दबाव में काम करता है। ठीक है, हमने ये भी देखा। अब इसमें नेतृत्व का विकास होता है या नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि नेतृत्व का विकास होगा तो फिर आदमी काम नहीं करेगा, खुद नेता बन जाएगा। वो क्या होता है? दरअसल एक यंत्र होता है जिसको सिर्फ बातें माननी होती है। वैज्ञानिक प्रबंध में पहल महत्वपूर्ण होती है, सौ नेतृत्व और सौ भी प्रेरणा होती है। होती है क्या? नहीं होती। ये सारी चीजें उल्टी कर रहे हैं हम। तो लाभ कमाना है, अधिकतम उत्पादन करना है, काम व्यक्ति की बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक मानव यांत्रिक या कैसा है, सॉरी, वो कैसा मानव होता है? आर्थिक मानव है। हर एक काम को करने का एक सच्चा विज्ञान है। ये सारी फिर उसकी कुछ मान्यताएं हैं। अब आ गया कि इन सब चीजों को हम व्यवहार में कैसे लागू करें। तो एक प्रणाली आ गई। अब हमें अधिकतम उत्पादन करने का तरीका क्या है, मेथड्स क्या है, हम वो करेंगे। अब हम इसके प्रणाली करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध की प्रणालियां कौन सी है, या मेथड्स कौन से हैं, या तरीके कौन से हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं अधिकतम उत्पादन। इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एक तो इसकी मान्यताएं पूछ लेंगे या इसके सिद्धांत पूछ लेंगे जो आपके समझ में आ गए। अब ये यहां से सबसे ज्यादा आता है कि टेलर से क्या संबंधित और क्या संबंधित नहीं है। लास्ट में फिर दोहरा लेंगे अपनी चीजों को। एक होता है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। कार्यात्मक फोरमैनशिप। पहले तो मैं आपको बताता हूँ फोरमैनशिप क्या होती है। एक होता है मजदूर, एक होता है फोरमैन। जो मजदूरों पे नियंत्रण करता है उसको क्या बोलते हैं? फोरमैन बोलते हैं। तो इसको कार्यात्मक फोरमैनशिप या क्या बोलते हैं हम? फंक्शन बोलते हैं काम को। फंक्शनल फोरमैनशिप, कार्यात्मक फोरमैनशिप। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।